हैं कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेजिंदर बग्गा को कुरुक्षेत्र से दिल्ली लेकर आ रही है दिल्ली पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज सुबह से ये सियासी ड्रामा, तेजिंदर बग्गा को दिल्ली लाकर सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। किसी भी पल दिल्ली पहुंच सकते हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस निकल चुकी है कुरुक्षेत्र से। तो बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल आज सुबह से है। बड़ी खबर एक और आपको दे दूं, पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी को दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है। पंजाब पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब पुलिस हाय हाय के नारे लगाए। सुनिए जरा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंजाब पुलिस की ये गाड़ी है जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और इस गाड़ी को दिल्ली में हर तरफ से घेरा हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। पंजाब पुलिस हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। इस पंजाब पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान। देखिए किस तरीके से ये पंजाब पुलिस की गाड़ी दिल्ली में, यहां पर ये पंजाब के नंबर की गाड़ी, पंजाब पुलिस की गाड़ी, जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारी आप देख रहे हैं बैठते हुए भी नजर आ रहे हैं इस वक्त, और इस गाड़ी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ है। दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस बात की कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया तेजिंदर बग्गा को, बल्कि गिरफ्तार भी नहीं किया गया, अपहरण का मामला, इस पूरे मामले को बताया गया बीजेपी की तरफ से, तेजिंदर बग्गा के परिवार की तरफ से, और इसी को लेकर अपहरण के मामले की शिकायत दिल्ली के जनकपुरी थाने में आज दर्ज करा दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद ली और वो पंजाब पुलिस की गाड़ी जो तेजिंदर बग्गा को लेकर पंजाब के मोहाली जा रही थी, उसे बीच रास्ते में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया गया। लेकिन जो गुस्सा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम कुरुक्षेत्र से तेजिंदर बग्गा को वापस दिल्ली लेकर आ रही है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखिए किस तरीके से पंजाब पुलिस के खिलाफ फूट रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बदले की राजनीति के तहत उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को टारगेट कर रही है। गलत तरीके से कार्रवाई हुई, ये गैर कानूनी कार्रवाई हुई बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने के गंभीर आरोप तेजिंदर बग्गा पर थे। 5 बार उनको पहले समन भेजा जा चुका था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और ऐसे में 6ठी बार पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं पंजाब पुलिस पर कि पंजाब पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस है, उसकी मदद क्यों नहीं ली, स्थानीय पुलिस की असिस्टेंस के साथ इस कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दिया गया। तो इस पर पंजाब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से जो इंटिमिडेशन दिया गया था उसको दिल्ली पुलिस ने स्वीकार ही नहीं किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं, द्वारका कोर्ट से मौजूद हैं, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस रविकांत तेजिंदर पाल बग्गा को कुरुक्षेत्र से लेकर जब दिल्ली पहुंचेगी तो सबसे पहले यही द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा रोमाना। और यहाँ पर बता दें कि शाम का 6 बज गया है, तो कोर्ट का समय खत्म हो गया है, लेकिन बावजूद इसके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये जो द्वारका कोर्ट है, यहाँ गेट नंबर 7 है, यहीं से उनकी एंट्री होगी और यहीं से पुलिस तेजिंदर पाल बग्गा को लेके जाएगी। और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस समय अंदर बैठे हुए हैं और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर देर होगी तो हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के घर पर पेशी हो, लेकिन आज पेशी होगी इसकी पूरी उम्मीद है। नहीं तो मजिस्ट्रेट साहब के पास अभी तक क्या जानकारी है, कब तक बताया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वो तेजिंदर बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंच जाएगी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर के पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन चूंकि रास्ते में है, जो भी वजहें हों, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना बाकी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस उन्हें लेकर के पहुँचेगी।
आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे आपको लेकर चलते हैं जनकपुरी थाना, जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं और जानते हैं वरुण जैन से इसी जनकपुरी थाने की ही दिल्ली पुलिस की टीम जो तेजिंदर बग्गा को लेने के लिए कुरुक्षेत्र गई। वरुण, जी देखिए, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो एडिशनल डीसीपी थे वो उस टीम के अंदर मौजूद थे और साथ ही आउटर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी है समीर शर्मा, वो दोनों उस टीम के अंदर मौजूद थे और कुछ ही देर में द्वारका कोर्ट जो पुलिस अधिकारियों को कहना है वो लेकर उनको तेजिंदर बग्गा को पहुंच जाएंगे। आपको बता दें साथ ही वहां पर उनके जो 164 के जो बयान है वो भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है, साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर उन्होंने पीड़ित को ढूंढ लिया है तो ये पुलिस की प्राथमिकता है। ये पुलिस का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसके तहत पहले उन्हें कोर्ट पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने 164 के भी बयान दर्ज कराएंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो मेडिकल कराया जाएगा। तो करीब 1.5 से 2 घंटे का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो इसके अंदर लग सकता है। तो वरुण, मैं आपके पास लौटूंगी जी, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त 2 बेहद खास मेहमान एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के माता पिता इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं दोनों का रुख करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। प्रीतपाल जी, सबसे पहले आप बताइए कि आज सुबह क्या हुआ आपके घर में? मैडम जी 8:30 पौने 9 के समय था। ये मैडम जी आपकी आवाज मेरे को रिपीट हो रही है, मेरी अपनी। सर उसे ठीक कराते हैं, आप तक बताइए कि आज क्या हुआ सुबह आपके घर में। हाँ जी सर। मैडम जी 8:30 पौने 9 का समय था। मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला, 2 व्यक्ति थे सामने। मैंने उनको अंदर लेके बात करनी शुरू की। अभी बात कर रहा था तो दरवाज़ा अपने आप खुला और धड़ाधड़ करके करीब 15 आदमी मेरे घर के अंदर इंटर कर गए। उन्होंने तेजिंदर को पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगे। तेजिंदर ने कहा क्या बात है बताइए, तो आप मेरे साथ चलो। तेजिंदर ने कहा बात तो बताओ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपको साथ चलना है। तेजिंदर ने कहा ठीक है, मैं अपने सर पे पगड़ी बांध लूँ, मेरे को इतना समय दे दो, सर पे कोई कपड़ा बांध लूँ, इतना समय दे दो। उन्होंने उसकी नहीं की सुनी और घसीटने लग गए। उनको घसीट के जब बाहर जाने लगे तो मैं अपने कमरे में गया। वहाँ से मैंने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो बनाने की चेष्टा की जी। जब मैं वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा था तो एक आदमी मेरे पीछे आया और उसने मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की। थोड़ी हाथापाई भी हुई। उसने उसके बाद मेरे मुंह के ऊपर पंच मारा और मेरे कंधे के ऊपर पंच मार के मेरे को नीचे बैठा दिया, जिससे मेरे गले के ऊपर भी थोड़ी चोट आई और उसने मेरा मोबाइल ज़बरदस्ती छीन लिया। इसके पश्चात वो बाहर निकल गया। ये मैं जब कमरे से बाहर आया, पुलिस वालों के जाने के एक एक करके सारे बाहर निकल गए। तेजिंदर को वो घसीट के ले जा रहे थे। तेजिंदर चिल्ला रहा था और लेकिन वो उसको पकड़ के खींच के ले गए। बाहर जब मैं निकला तो देखा कि करीब 15 गाड़ियाँ ये इन लोगों की खड़ी हैं और कम से कम 50 आदमी जो 200-250 मीटर के दायरे में फैले हुए थे, दूर तक फैले हुए थे दूर दूर तक। और उन्होंने उसको गाड़ी में बिठाया। मैंने बाहर शोर भी मचाया, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने भी देखा इसको अच्छी तरीके से, लेकिन मैं वहाँ अकेला था, कुछ नहीं कर पाया। वो उसको तेजिंदर को साथ बिठा के ले गए। कमलजीत जी, आप उस समय घर में नहीं थी? जी नहीं, मैं बिहार में हूँ। अच्छा जी, ठीक है। मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, बिहार में। ठीक है। प्रीतपाल जी, मुझे बताइए, वो शुरू में जो 2 लोग आए थे जब आपने दरवाजा खोला, वो सादे कपड़ों में थे या उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी? एक ने वर्दी पहनी हुई थी, एक सादी वर्दी में था। और उन्होंने आपसे क्या कहा सर? क्या आपको बताया कि वो गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तेजिंदर को? कुछ नहीं, अभी बात नहीं, कुछ नहीं बताया आए। अभी बात शुरू भी नहीं की है कि वो बाहर से दरवाज़ा खुला, धड़ाधड़ करके वो अंदर घुस गए
और उन्होंने तेजिंदर को पकड़ लिया और उसको घसीटना शुरू कर दिया। जी, आप कह रहे हैं कि आपका मोबाइल भी छीन लिया था इन लोगों ने, तो क्या वो साथ में ले गए या वहीं फेंक गए? हाँ जी, नहीं ले गए, साथ ले गए, जिसमें मेरे बिजनेस के सारे कंसर्न हैं। और उसके बाद से मेरा आज का सारा काम भी, वैसे तो मैं सारा दिन थाने में ही रहा, लेकिन वो फोन न होने से मेरे को काफ़ी नुकसान होगा। वो फोन पुलिस साथ ले, वो जो भी थे साथ ले गए हैं। जी ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगी और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच जरा दिखाते हैं आपको किस तरीके से एबीपी न्यूज के लिए जो रोज सी वोटर का सर्वे होता है, उस सर्वे में आज जो सवाल पूछा गया वो ये कि जिस तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार किया गया। सवाल ले आइए, जरा सवाल दिखा देते हैं दर्शकों को। ये वो सवाल है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी सही या गलत? और सी वोटर के सर्वे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें 47% लोगों का मानना है, मतलब ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी गलत हुई है। हालांकि 24% इसको सही करार दे रहे हैं, 29% कह रहे हैं पता नहीं। एक बार फिर से रुख करेंगे, तेजिंदर पाल बग्गा के माता पिता दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम का रुख करते हैं। कमल जी, आपको क्या लगता है, आपके बेटे के साथ नाइंसाफी हुई, बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, बदले की भावना के साथ की जा रही है और नाइंसाफ़ी तो है ही, और नाइंसाफ़ी करने में तो माहिर हैं केजरीवाल जी, क्योंकि उनको तो ये पता है कि जो उनकी पोल खोलेगा उनके खिलाफ वो आवाज़ वो करेंगे, चाहे तेजिंदर हो या कुमार विश्वास हो या अलका लांबा हो या नवीन जिंदल हो। और आज केजरीवाल, कपिल मिश्रा को भी टीवी के माध्यम से मुझे पता लगा है कि धमकी मिली है कि अब तुम्हारा नंबर है। अब जो भी आवाज़ उठाएगा केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल उसके साथ ऐसा ही करेगा। ठीक है, केजरीवाल उनको प्यार करेगा, जो ताहिर जैसे लोग हैं, जो घरों में बम रखते हैं, वैसे लोग उसको प्यारे हैं। जो सच के साथ खड़े होते हैं, जो उसको एक्सपोज करते हैं, वो उसके दुश्मन होते हैं। तो प्रीतपाल जी, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके की भूमिका निभाई, उसके बाद उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है आपको कि इंसाफ होगा? बिल्कुल इंसाफ होगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य जीतेगा और आगे केजरीवाल की नींद हराम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतपाल जी, कमलजीत जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो माता पिता दोनों तेजिंदर बग्गा के वो यही कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो नाइंसाफी हुई है, जो गलत तरीके से उनके बेटे को पंजाब पुलिस अपने साथ लेकर जा रही थी, इस मामले में उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। तो जिस बग्गा को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, आखिरकार वो तेजिंदर बग्गा है कौन? क्या है बग्गा की राजनीतिक ताकत और कैसे तेजिंदर बग्गा बन गए दिल्ली में बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा? ये खास रिपोर्ट देखिए जिसमें आपको ये तमाम डिटेल्स मिलेंगी। तेजिंदर पाल बग्गा, यही वो नाम है जो देश की सियासत में सुबह से गूंज रहा है। देश के 3 राज्यों की पुलिस एक बग्गा के लिए आमने सामने है। तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस किया और हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रास्ते में रोक दिया। और फिर यहीं से देश की सियासत में बग्गा पर वार पलटवार की कहानी शुरू हो गई। किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं, उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है, किसी भी हद तक गुंडों, लफंगों और दंगइयों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम सुबह से जो प्रकरण देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हुए, पंजाब पुलिस जब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आती है तो दिल्ली पुलिस का मिसयूज होता है, हरियाणा पुलिस गैर कानूनी कार्रवाई करती है एक गुंडे को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए। पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के बाद जब बग्गा को लेकर जा रही थी तो दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने पीपली में गाड़ी रोक दी।
हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के कब्जे से बग्गा को ले लिया और फिर दोपहर 3 बजे दिल्ली पुलिस बग्गा को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिल्ली ले आई। जिस बग्गा पर बवाल मचा हुआ है वो बग्गा दिल्ली की राजनीति का चर्चित चेहरा है। बग्गा ने साल 2020 में दिल्ली की हरिनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तजिंदर बग्गा साल 2011 में पहली बार चर्चा में आए थे जब उन्होंने देश के नामी वकीलों में से एक प्रशांत भूषण पर हमला किया था। उस समय प्रशांत भूषण ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की वकालत की थी, जिसका बग्गा ने विरोध किया था। इसके बाद से ही वो चर्चा में आए थे। बग्गा बीजेपी में शामिल होने से पहले भगत सिंह क्रांति सेना नाम का संगठन भी चलाते थे। 2015 में बग्गा ने नमो पत्रिका की शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इसके बाद साल 2017 में जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा था, तब बग्गा को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया। बग्गा उस साल दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता बनाए गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर विवादित बयान और अपनी सामाजिक सक्रियता की वजह से बग्गा दिल्ली में बीजेपी की राजनीति का चमकता चेहरा बन गए। अभी तेजिंदर पाल बग्गा बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखते बोलते रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाना हो या फिर सोशल मीडिया पर घेरना, बग्गा इस मामले में सबसे आगे रहते हैं और इस बार गिरफ्तारी की वजह भी अरविंद केजरीवाल ही है। पिछले साल दिल्ली में जब सड़कों पर बारिश का पानी भरा तो बग्गा नाव चलाते नजर आए थे। देखिए, इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी मौज कर दी। इस तरह की राजनीतिक घटनाओं ने बग्गा को अपनी पार्टी में हीरो बना दिया। ताइवान से पढ़ाई कर चुके बग्गा के करियर को राजनीति के तराजू पर तोलें तो केजरीवाल का विरोध करना इनकी राजनीति का उद्देश्य जैसा दिखता है। पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जब देश में चर्चा हो रही थी, उस दौरान केजरीवाल ने एक बयान दिया था और उसी बयान के विरोध में बग्गा ने विवादित बातें कही, जिसको लेकर पंजाब में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। तो तेजिंदर बग्गा पर आपने ये डिटेल रिपोर्ट देख ली। अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हमने यहाँ क्यों लिखा है बग्गा की पीएचडी हो गई। पी फॉर पंजाब पुलिस, जिसने आज सुबह ये दावा किया कि वो तो गिरफ्तार करके लेकर जा रही है तेजिंदर बग्गा को। एच फॉर हरियाणा पुलिस, जिसने बीच में इंटरवीन करते हुए कुरुक्षेत्र में ही पंजाब पुलिस की उस गाड़ी को रोक लिया जिसमें तेजिंदर बग्गा सवार थे। और डी स्टैंड्स फॉर दिल्ली पुलिस, जो इस वक्त तेजिंदर बग्गा को वापस दिल्ली लेकर आ रही है। तो इस तरीके से पीएचडी बग्गा की पूरी हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जज साहब की कोर्ट में नहीं बल्कि घर पर बग्गा को पेश किया जाएगा। जो मजिस्ट्रेट हैं उनका घर बताया जा रहा है गुड़गांव में है और अब रात 9 बजे गुरुग्राम में जज साहब के घर पर तेजिंदर पाल बग्गा को पेश किया जाएगा। पहले खबर यह थी कि द्वारका कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, लेकिन क्योंकि कोर्ट का टाइम शाम 6 बजे तक ही और शायद अभी पहुंचने में वक्त लग रहा है, इस वजह से यह तय पाया गया है कि जज साहब अपने घर पहुंच जाएंगे और फिर रात में 9 बजे तेजिंदर बग्गा को जब कुरुक्षेत्र से दिल्ली लेकर पहुंचेगी दिल्ली पुलिस, तो सीधे गुड़गांव पहले लेकर जाएगी। जज साहब के घर पर ही इस मामले में उनकी पेशी होगी। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी। इसलिए नहीं करना चाहिए था। हाँ, सामान्य प्रक्रिया में उस एफआईआर के हिसाब से बहुत कार्रवाई हो सकती है, चार्जशीट देते, कुछ भी करते। एक भाषण के और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मान लो एक सीमा पार किसी द्वारा कर दी गई हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बोला क्या नहीं बोला ना, मैंने वो उसका कुछ सुना है, लेकिन उसका रास्ता ये होता है कि उसका निर्णय चार्जशीट करके कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोर्ट का ये पंजाब की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जी। पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी जैसे उन्होंने केस करा, फिर कुमार विश्वास पर भी किया, तो ये क्या लग रहा है कि बग्गा जी पे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मैं मानता हूं।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए और कह रहे हैं कि इस तरीके की राजनीतिक कार्रवाई से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। तो सुर्खियों के बाद 2024 तैयारी शुरू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां पिछले 3 घंटे से ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का काम जारी है। किसी भी वक्त ये सर्वे का काम खत्म हो सकता है। बता दें आपको, आज जब कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर दोपहर 3 बजे ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी के लिए पहुंचे तो उस वक्त शुरू में हंगामा हो गया। वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वीडियोग्राफी का विरोध किया, नारेबाजी की। हालांकि काफी मुशक्कत के बाद सर्वे की टीम को फिर अंदर जाने का मौका मिला है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और संजय त्रिपाठी से जानते हैं कि अब किस तरीके से इस सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। संजय, बिल्कुल रोमाना, 3:10 के आसपास ही सर्वे शुरू हुआ था और अब लगभग 6:30 बज चुका है, यानी 3 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब किसी भी क्षण वो सर्वे टीम बाहर निकलेगी, क्योंकि सूर्यास्त तक ये सर्वे होना था। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो गेट पर गहमा गहमी है, बड़ी संख्या में पुलिस बल का जमावड़ा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मगरिब की नमाज के लिए भी कुछ जो नमाजी हैं वो भीतर जाते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसी गेट से सर्वे की टीम भीतर गई थी और वहाँ ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे करना था। और अब किसी भी वक्त वो टीम बाहर निकलेगी, क्योंकि सूर्यास्त का वक्त हो चुका है। उसके पहले यहाँ पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे, क्योंकि जब दोपहर में ये टीम भीतर जा रही थी तब कुछ नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया। तो मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। चारों तरफ जहाँ पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, यहाँ पर हर तरफ पुलिस के लोगों का जमावड़ा है, रस्से लगाए गए हैं, रोका गया है जिससे कि कोई भी अवांछित तत्व भीड़ में ना आ पाए, इस रास्ते पर ना आ पाए। और सामान्य आवाजाही करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो ट्रैफिक है उसको चलाया जा रहा है, जिससे कि किसी तरह की अफवाह या किसी तरह की बात बाहर न जाए। और अभी भी सर्वे की टीम लगातार भीतर काम कर रही है, किसी भी क्षण बाहर निकलेगी। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो सुरक्षा का घेरा है उसको काफ़ी पुख्ता कर दिया गया है। पुलिस की भारी तैनाती की गई है। और अभी भी जो दर्शनार्थी हैं मंदिर में आने वाले, उनको दर्शन करने दिया जा रहा है। ये अलग बात है कि इस इलाके की जो दुकानें हैं वो आप देखेंगे ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, क्योंकि दोपहर में जिस तरह की यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की गई थी, नारेबाजी की कोशिश की गई थी, उसके बाद से दुकानें अभी तक बंद हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार दोनों ही पक्षों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नजरें बनाए हुए हैं कि ये सर्वे की टीम आखिरकार कब निकलेगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं वो सर्वे से। ऐसी भी इस उम्मीद को लेकर भी आए हुए हैं कि सर्वे में क्या निकलेगा, जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है, क्या उस सर्वे में उस तरह के कोई तथ्य मिले हैं क्या। तो रोमाना, अभी इंतजार हो रहा है, किसी भी वक्त ये सर्वे की टीम बाहर निकलेगी। और तो संजय त्रिपाठी, आज के लिए तो आप ये बता रहे हैं कि किसी भी पल ये सर्वे की टीम बाहर निकलने वाली है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ खबरें छनकर आ रही है बाहर, क्या ये सर्वे का काम आज ही मुकम्मल हो गया है या फिर कुछ और दिन इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में? और देखिए, बहुत गोपनीयता बरती जाती है और काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसे में सर्वे की टीम क्या कार्रवाई कर रही है बहुत बताने की स्थिति नहीं है, लेकिन जो उनको काम दिया गया था, जिन दीवारों पर चित्रों के बारे में कहा गया था, मूर्तियों के बारे में कहा गया, तो उन सारी चीज़ों को जो ज्ञानव्यापी परिसर है उसमें देखा जा रहा है। और अब ये टीम जब बाहर निकलेगी तो वो बताएगी क्या वो आज की जो कार्रवाई लगभग 3.5 घंटे की है उससे वो संतुष्ट है या नहीं है, और क्या लगता है कि इस कार्रवाई को आगे और भी किया जाना है। तो ऐसे में जब ये सर्वे की टीम रोमाना बाहर निकलेगी तभी उम्मीद करिए कि बहुत कुछ जानकारी हासिल हो पाएगी। तो आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही ये सर्वे की टीम बाहर आएगी एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे ताकि अपडेट दर्शकों तक पहुंचा सकें। और आइए अब आपको बंगाल लेकर चलेंगे, जहां राजनीतिक रंजिश में सियासी हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। देखिए, कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह, उनके दौरे के बीच ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला गर्मा गया है। मामले ने तूल पकड़ी, जिसके बाद राजनीतिक आग में घी डालने का काम बयानबाजी से हुआ है। और इसके बाद बंगाल के रक्त चरित्र है बंगाल का, उस पर अब राजनीति जो है वो गर्म है। एक ओर पुलिस का पहरा और दूसरी ओर कार्यकर्ताओं का गुस्सा। एक ओर बंगाल पुलिस का दलबल
तो दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। आक्रोश से भरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। हंगामा कर रहे कार्यकर्ता बिना पुलिस जांच के बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव पोस्टमार्टम के लिए देने को तैयार नहीं थे, तो दूसरी ओर पुलिस जांच से पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की जिद पर अड़ी थी। नतीजा पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बवाल। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस बीजेपी नेता की हत्या के मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कोलकाता के काशीपुर इलाके में आज सुबह बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। 9 बजे के बाद जब मीटिंग से घर आने वाला था, रात को आया नहीं, 12:30 बज गया, तो उसकी माँ और उसका भाई, तो उनको चिंता हो गई और वो लोग चले गए थाना में। तो थाना वाला ने कोई रिस्पांस नहीं किया और पता नहीं है बोल दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का हाथ है। ये बीजेपी का युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट था और इसको 2021 के बाद में इसको धमकियां मिल रही थी। बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता में आज अमित शाह के दौरे से पहले कार्यकर्ता की हत्या की साजिश के पीछे टीएमसी का हाथ है। ये जो गोल गोल बात करना और कंफ्यूज करना पब्लिक को, ये कोई नया बात नहीं है टीएमसी के लिए, और ऐसा ही करके तो माननीय मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन में वो विरोधी शून्य राजनीति करना चाहते हैं। जो भी उनका खिलाफ या कोई उनका सरकार के खिलाफ बात करे, उनको वो खत्म कर देंगे। कार्यकर्ता की हत्या की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी से जुड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए और मृतक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। अमित शाह ने परिवार से बात की और कानून व्यवस्था की नाकामी पर ममता सरकार को घेरा कि किसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। बीजेपी के मुताबिक पिछले 2 साल में पश्चिम बंगाल में 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है और पिछले 1 साल में 60 से ज्यादा कार्यकर्ता को राजनीतिक रंजिश का शिकार बनाया गया। पिछले महीने 19 अप्रैल को बीरभूम में भी बीजेपी कार्यकर्ता का शव बिल्कुल इसी तरह फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। हमेशा की तरह इस बार भी टीएमसी हमले के आरोप से इनकार कर बीजेपी पर ही मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ट्वीट करते हुए लिखा, गृह मंत्री की यात्रा के बीच यह आत्महत्या है या षड्यंत्र जिसे गृह मंत्री यात्रा के बीच मुद्दा बना सके। परिवार की मांग है कि हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पार्टी के कार्यकर्ता की मौत के मामले में खुद गृह मंत्री का कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यहां से। देखिए, ये मुश्किलें कितनी बढ़ेगी ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर ये बताने की कोशिश की है कि हर एक कार्यकर्ता के साथ भाजपा के छोटे से बड़ा नेता खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जितने भी उनके स्वागत कार्यक्रम थे वो सीधे एयरपोर्ट उतरते ही सीधे काशीपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की। ये बताता है कि पार्टी का बड़ा नेता कैसे अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा है। और उसके बाद जिस तरह से पार्टी ने लड़ा, सुबह से लड़ाई लड़ी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी वजह से थोड़ा सा उसको न्याय मिलने की आस जग गई है। खुद हाई कोर्ट में जब मामला गया, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि इस जो अर्जुन चौरसिया है, इनका जो पोस्टमार्टम होगा वो कमांड हॉस्पिटल में होगा, यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में होगा। तो ये सब बताता है कि राज्य सरकार की कल कितनी मुश्किल में आएगी नहीं आएगी, लेकिन
कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी होकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि वाकई में मैसेजिंग तो बहुत स्ट्रांग है कि गृहमंत्री पहुंचे हुए थे बंगाल और सारे अपने कार्यक्रम रद्द करके वो सीधे पार्टी का कार्यकर्ता जिसकी मौत हो जाती है उसके परिवार के पास पहुंच जाते हैं सांत्वना जताने के लिए। वाकई में बड़ा संदेश है जो दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है। खनन विभाग की सचिव हैं पूजा सिंघल, उन्हीं के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और ईडी के सूत्रों के मुताबिक अब तक इस छापेमारी में 15 करोड़ से ज्यादा की नकदी गहने बरामद हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, नकदी देखिए, 15 करोड़ से ज्यादा की नकदी और गहने जो अभी तक ईडी की इस छापेमारी के दौरान बरामद हुए हैं। और इस छापेमारी का असर राज्य की राजनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है क्योंकि अब कुछ नेता भी इस पूरे मामले में लपेटे में आ सकते हैं। ईडी कुछ और लोगों से अब पूछताछ के लिए आगे कदम बढ़ा सकती है। कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अफसर के घर, नोट, और सवाल ये कि आखिरकार ये नोटों का कनेक्शन, इनके तार कहां तक जुड़ते हैं। नोट इतने बरामद हुए हैं कि बाकायदा नोट गिनने की मशीन यहां पर लाई गई है और उसी से गिनती का काम चल रहा है। नकदी बताया जा रहा है अभी तक करीब 15 करोड़ रुपए की और गहने भी जो बरामद हुए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। ओम प्रकाश, और क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है ईडी की इस छापेमारी को लेकर? देखिए, इस छापेमारी के दौरान जो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस मामले में जो महिला आईएएस अधिकारी हैं उनके सहयोगियों के मारे गए छापे के दौरान 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि बरामद हुई है। इसके अलावा कुछ जेवरात और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो ईडी सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है कि इस मामले में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके साथ कुछ राजनेताओं या उनके संबंधियों से जुड़ सकते हैं और आने वाले सप्ताह में ईडी इनमें से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी, और सीधे सीधे जो प्रदेश की राजनीति है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बंद कमरे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है और इसके बाद सियासी बयार में अब अटकलों का बाजार गर्म है। मंत्रिमंडल से लेकर मुख्यमंत्री को बदलने तक की जो चर्चा गर्म है, तो सवाल यह है कि आखिरकार क्या बिहार में खेला होगा? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 12 घंटे के बिहार दौरे ने राज्य की राजनीति में तूफान मचा दिया है। पटना पहुंचने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कल शाम को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। बंद कमरे में बात हुई और फिर सियासी समंदर में तरह तरह की खबरें तैरने लगी। नीतीश और धर्मेंद्र प्रधान की गोपनीय मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों को लेकर अटकलें लग रही हैं। बिहार में अगले कुछ दिनों में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। बिहार में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा भी हो रही है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी कोटे के खराब परफॉर्मेंस वाले कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। बिहार में कुल 6 नए मंत्री बनाए जाने हैं। चर्चा है कि इस बार कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, जिनमें श्रेयासी सिंह एवं नीतीश मिश्रा जैसे बीजेपी विधायकों का नाम है। वैसे भी बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी कुछ हो रहा है। कभी खबर आती है कि नीतीश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी खबर आती है कि बीजेपी बिहार में सुशील मोदी को दोबारा सत्ता की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इन चर्चाओं के साथ ही लाउड स्पीकर, जातीय जनगणना और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर बीजेपी जेडीयू में तनातनी खुलकर दिख चुकी है। और पिछले दिनों जिस तरह से इफ्तार की राजनीति हुई है, उसने भी बीजेपी को सतर्क कर रखा है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की नीतीश कुमार से मुलाकात बदलते सियासी समीकरण के संकेत भी हो सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2012 से 2018 तक बिहार से राज्यसभा सांसद रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का बिहार बीजेपी के पुराने नेताओं के साथ कनेक्शन भी बेहतर माना जाता है। 2014 में धर्मेंद्र प्रधान जब बिहार के चुनाव प्रभारी थे, तब एनडीए और खासकर बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी।
ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार के साथ संबंध ठीक करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को आगे किया हो। बिहार में सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। नीतीश कुमार किसी कारण से बीजेपी का साथ छोड़ते हैं और लालू परिवार से हाथ मिलाते हैं तो फिर उधर भी सरकार बन जाएगी। ऐसे में बीजेपी नीतीश को नाराज करके फिलहाल बिहार में सत्ता का सुख नहीं ले सकती। 2020 की जीत के बाद बीजेपी ने बिहार में प्रयोग किया और पुराने नेतृत्व की जगह नए नेताओं को आगे किया, लेकिन ये प्रयोग बिहार में कामयाब होता नहीं दिख रहा है। पिछले महीने एमएलसी चुनाव और फिर बोछा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। पार्टी का कोर वोटर भी बीजेपी से नाराज है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का अचानक नीतीश से मिलना भविष्य में होने वाले सियासी बदलाव की रणनीति का हिस्सा ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।